एम्फीबियंस का कोई डाउट तो नहीं किसी को? आपकी मॉर्निंग वाली क्लास किसकी थी? कौन सी थी? बॉटनी? केमिस्ट्री। आपके बॉटनी का फेस का सिलेबस कंप्लीट हो गया? है आपके बॉटनी का फेज 1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया? ओके। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का फेज 1 का सिलेबस हो गया? यस सर। तो उन सब में फेज 2 चल रहा है? सर बॉटनी में फेज 2 चल रहा है, केमिस्ट्री में बस फेज 1 हुआ है। बस फेज 1 कंप्लीट हुआ है। ठीक ठीक ठीक। क्या टॉपिक चल रहा है बॉटनी में? मॉर्फोलॉजी। फेज 2 के कितने चैप्टर हो गए? फेज 2 के सर स्टार्ट हुआ है मॉर्फोलॉजी। स्टार्ट ही हुआ है ना, तो हमारा चलो ठीक है, फिर तो ठीक है। हमारा भी वैसे हमारा भी फेज 2 का एक चैप्टर हो चुका है, बायोमोलिक्यूल्स। तो मैंने आपको करा ही दिया है, तो हम भी ठीक ही है। बस बायोमोलिक्यूल्स पहले कराया था, तो फेज 1 थोड़ा। सर फेज 1 में नहीं आएगा बायोमोलिक्यूल्स? नहीं, बायोमोलिक्यूल्स आपके फेज 2 का टॉपिक है। तो फेज 1 में इसलिए कराया था क्योंकि मुझे आपको सेल पढ़ाना था, और सेल पढ़ाने के लिए आपको बेसिक बैकग्राउंड बायोमोलिक्यूल्स का जरूरी होता है। तो इसलिए हम ऑलरेडी एक चैप्टर को एक्स्ट्रा कराया गया था, इसलिए हम ऑलरेडी आगे हैं बॉटनी और केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए, तो बात करते हैं आपके। आज मैंने सोचा था कि मैं आपका फेज का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, एमसीक्यू हो गया था, रेप्टाइल्स मेमल्स करा दूंगा। लेकिन आपकी क्लास जो है वो डिले हो गई, तो अब आज सिर्फ रेप्टाइल्स करेंगे, और थोड़ा अगर एव्स हो पाया तो मैमल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आपके को एक चीज बता, आपका जो फेज टेस्ट है, जो आपका 17 तारीख को इशू शेड्यूल्ड है, तो 17 तारीख का जो आपका फेज टेस्ट है ना, उसमें आपका चैप्टर बता देता हूँ। आपका सबसे पहला चैप्टर आएगा सेल। दूसरा चैप्टर जो आएगा वो आएगा एनिमल, मतलब की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से आपके ब्लड और मसल और नर्व से भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उसके बाद उसमें तब पूछे जाएंगे जब मैं उसे पढ़ाऊंगा सर्कुलेटरी, नर्वस और न्यूरल वाले चैप्टर में। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी के जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स में क्या क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होता है, और ये मसल में 3 टाइप की मसल्स कौन सी होती है, स्मूथ, स्ट्राइएटेड और कार्डियक, और न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये छोटे मोटे जो चीजें होती है ना, जो एनसीईआरटी बेस्ड है, वो आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद आएगा एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग कॉकरोच। कॉरिडा नॉन कॉरिडा पूरा आएगा आपके फेज टेस्ट के अंदर। ठीक है, नॉन कॉरिड्स हो गया, कॉरिड्स तो खत्म करने जा रहे हैं हम। आज हो जाता है, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फेज का टेस्ट रहेगा। आपके फेज में वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 3 चैप्टर्स: स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, सेल एंड एनिमल किंगडम। ये 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और सुनिए ध्यान से, इससे पहले आपका एक और टेस्ट है मंडे को, दैट इज शेड्यूल्ड वीक, डे आफ्टर टुमारो। ठीक है ना, उसके सिलेबस के बारे में भी जान लीजिए। उसके सिलेबस में आपका कॉर्डेट्स आएगा, लेकिन क्योंकि एम्फीबिया हुआ था लास्ट क्लास तक, तो मैं सिर्फ एम्फीबिया तक डाल रहा हूँ। तो आपका कॉर्डेट्स आएगा, मतलब आपका क्या क्या आएगा, आपका हेमाइकॉर्डेटा, सॉरी हेमाइकॉर्डेटा कह रहा हूँ, सॉरी, कॉर्डेट्स में क्या आता है पहले, हाँ, आपका सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा और पाइसिस एंड एम्फीबिया, ये आएगा कॉर्डेटा में से। और नॉन कॉर्डेट्स में से कॉकरोच आएगा। मैं आपको ज्यादा बर्डन डाल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ कॉकरोच इंपॉर्टेंट है एक एज एन एनिमल, तो आर्थ्रोपोडा समझ लीजिए या कॉकरोच समझ लीजिए, कॉकरोच आएगा। तो आपके मंडे के टेस्ट का सिलेबस कॉकरोच प्लस कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स अप टू एम्फीबियंस, क्योंकि वो लास्ट क्लास तक हुआ था। ठीक है, इसलिए अब उससे ज्यादा मैं डालना नहीं चाह रहा, क्योंकि इतना टाइम गैप रहना चाहिए प्रिपरेशन और टॉपिक कंज्यूम जो हुआ है उसमें। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद आपका फेस टेस्ट होगा, उसमें आप ध्यान रखें पूरा एनिमल किंगडम, पूरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और सेल आएगा, बायोमोलिक्यूल्स नहीं आएगा। हाँ, अगर कुछ जैसे लिपिड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसमें फॉस्फोलिपिड्स आता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ सकती है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए की बात आती है, तो उसके बारे में चीज आ सकती है। तो डायरेक्टली बायोमोलिक्यूल्स नहीं आएगा, लेकिन हाँ,
जो चीजें लिंक कर रही है बायोमोलिक्यूल से वो आएंगे, क्योंकि आप आप ड्रॉपर के स्टूडेंट है, आपको लिंक्ड चीजें पता होनी चाहिए। आपको ये नहीं कि आप 11th क्लास के बच्चे हो कि आपको एक ही टॉपिक पढ़ा तो आपको एक ही टॉपिक पढ़ाना चाहिए, आपको एंटायर चीजें पता होनी चाहिए, तो चीजें लिंक्ड आएंगी, तो आप लिंक्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको वैसे ही प्रिपेयर कीजिएगा। और फेस टेस्ट इज इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा 17 तारीख को जो टेस्ट है फेस टेस्ट, वो 3 चैप्टर का एक साथ है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप फेस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कीजिए, और आई एक्सपेक्ट एवरीबडी टू स्कोर गुड इन द फेस टेस्ट। ठीक है, खैर, तो अभी हम फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और रेप्टाइल्स की बात करते हैं। अब रेप्टाइल्स, रेप्टा आर एक्चुअली द क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं कि ये क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें लिजर्ड्स आती हैं, इसमें क्रोकोडाइल आएगा, इसमें टर्टल्स आएंगे, टोर्टोइज आएंगे, स्नेक्स आएंगे, ये सब आपके रेप्टाइल्स में आएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट रेप्टाइल्स हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, और आप जानते हैं वो कौन से हैं? दी डायनासोरस, who used to live 65 million years ago. तो इन द पीरियड नोन एज जुरासिक पीरियड में बहुत ज्यादा वो डोमिनेंट थे, जिसमें मूवी भी बनी जाती है द जुरासिक पार्क। तो डायनासोर्स मतलब प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स ही नहीं, पास्ट के ऑर्गेनिजम्स में भी रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेप्टाइल्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे आर एक्चुअली द फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। They are first true land vertebrates. आइए इसके बारे में समझते हैं। एंड एक्चुअली फर्स्ट एमनियट्स, देखिए आपको मैं जितनी बातें बताऊंगा ऑल आर वेरी कंसेप्चुअल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये मेरे साथ ऐसा नहीं है कि आपको मैं ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें आप जानते हो, आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको बुक्स में या आपको और कहीं लेक्चर्स में कहीं पे भी आप ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़कर आपको नहीं मिलेंगे, तो ध्यान से सुनिए, इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो रेप्टाइल्स को हम बोलते हैं द फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। तो फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स समझने के लिए हमें पहले ये जानना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ लैंड वर्टिब्रेट। देखिए लैंड वर्टिब्रेट वो वर्टिब्रेट होता है, और जो वर्टिब्रेट है और जो लैंड पर रह सकता है, तो जो भी लैंड पर रह सकता है वो लैंड वर्टिब्रेट है। और वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो जो पहली बार जब लैंड पे आए हैं, तो पहली बार लैंड पे आने वाले जो वर्टिब्रेट्स थे वो एक्चुअली फिशेस थे। आपको ये हैरानी होगी जानने में, या आपको पता भी होगी ये बात कि वो एक्चुअली फिशेस थी जो पहली बार लैंड पे आई थी। देयर आर समथिंग नोन एज लंग फिशेस। जो लंग फिशेस है ना, वो लंग्स को इस्तेमाल कर पाती थी दूर दूर जाने के लिए, है ना। वो उनके पास एक्चुअली देवर बोनी फिशेस जिनके पास गिल्स भी थे और लंग्स भी थे, ठीक है ना। तो ये 3 मेजर एरियाज में मिलती है। एक मिलती है साउथ अफ्रीका वाटर्स में, एक मिलती है आपको ऑस्ट्रेलियन वाटर में, ठीक है ना, और एक अफ्रीकन वाटर में मिलेगी, ठीक है ना। साउथ अमेरिकन, सॉरी साउथ अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन एंड अफ्रीकन वाटर्स में 3 तरह की आपको लंग फिशिंग मिलती है। लंग फिशेस की खास बात ये भी होती है कि दे आर लाइक 3 चैम्बर्ड हार्ट। नॉर्मली फिश का 2 चैम्बर्ड हार्ट रहेगा, लेकिन लंग फिशेस आर 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो लंग फिशेस वो ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हो जिनसे कहीं ना कहीं एम्फीबियस इवॉल्व हुए। इसके अलावा एक फिश के बारे में आपने पढ़ा होगा एवोल्यूशन में, सीलोकैंथ, द लोब्ड फिन फिश, 1938 में जिसको रिकैप्चर किया गया था फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन वाटर। ये सीलोकैंथ जो थी, ये इसकी इसकी भी खास बात क्या थी, इसके जो फिन्स थे देवर लोब्ड, ठीक है ना। उसके लोब्ड लाइक फिन थे, नॉर्मल फिन ना होके, ऐसे फैले हुए ना होके, लोब ग्लोब्यूलर थे, लोब बना हुआ था। तो उस फिन्स के थ्रू ना ये लैंड पे आ जाती थी ऐसे करके ना, लाइक जैसे आप ऐसे करके चलते हैं, ऐसे सोल्जर्स होते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। थोड़ा सा ना ऐसे इस तरीके से लाइक समथिंग लाइक दिस, अपने फिन्स को इस्तेमाल करके वो लैंड पे आ जाती थी। कौन? दी
सीलोकैंथ। तो लैंड पे आ जाती थी, थोड़ा दूर आती है, कि आई लैंड पे 10-12 किलोमीटर आगे आ गई और घूम रही है फिर रही एकदम एम्फीबियन जैसे, रेप्टाइल जैसे, ऐसा नहीं है। पानी के पास ही शोर पे आ जाती थी, थोड़ा बहुत घूमती थी, फिश फिश पकड़ती थी, वापस चली जाती, सॉरी बाहर जो क्रैब वगैरह जो घूम रहे होते थे उन्हें पकड़ती थी, वापस चली जाती थी। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बाहर आते थे, बट बाहर आना शुरू हो गए थे। कौन? फिशेज ही शुरू हो गई थी बाहर आना पानी से, ठीक है ना। सीलोकैंथ इज एन एग्जांपल, जो पानी में से बाहर आ जाती थी, ठीक है। और जब बाहर आती थी तो अपना जो उनका जो एयर ब्लैडर है उसको इस्तेमाल करती थी एयर के लिए, ठीक है। तो फिशेस शुरू हो गई थी बाहर आना, और फिर आए ऐसे ही, ऐसे ऐसे हम मानते हैं कि ऐसी ही फिशेस से इवॉल्व हुए एम्फीबियंस, ऐसा हम मानते हैं। तो फिर जो एम्फीबियंस है वो इवॉल्व हो गए भाई, जो अब एम्फीबियन लैंड वर्टिब्रेट है, और कोई उसमें दो राहें नहीं है कि वो लैंड वर्टिब्रेट है, वो लैंड पे आ जाते हैं, ठीक है, लैंड पर रह पाते हैं, उनके पास जैसे फ्रॉग के पास लंग्स हैं, वो बड़े कंफर्टेबली लैंड पे रह सकता है, लेकिन वो पानी के पास रहता है। और अगर उसको अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना है, जिसको हम बोलते हैं, उसको अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाना है, और रहना है इस दुनिया में, अपने स्पीशीज का बचाना है, तो रिप्रोडक्शन करना है, और रिप्रोडक्शन के लिए उसको पानी की जरूरत है। तो एम्फीबियंस आपको पता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। मेल्स के पास कोई पीनिस लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वो स्पर्म नहीं ट्रांसफर कर सकते फीमेल की बॉडी में, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल की बॉडी में स्पर्म ट्रांसफर करने के लिए नेचुरली, अभी आर्टिफिशियली तो हमारे पास बहुत मेथड्स हैं, लेकिन नेचुरली फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म ट्रांसफर करने के लिए मेल रिक्वायर्स अ स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया या पेनिस, जो एब्सेंट रहता है एम्फीबियंस में, तो वो डायरेक्टली स्पर्म ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो स्पर्म कैसे ट्रांसफर करेंगे? पॉलिनेशन तो है नहीं कि हवा में चला जाएगा, इंसेक्ट आया और स्पर्म पे बैठा, स्पर्म उड़ा के ले गया और फर्टिलाइज करते हैं, दैट इज नॉट अ फीचर है, दे नॉट फ्लावर्स, ये सब फ्लावर में होता है। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन का एक ही मैकेनिज्म है, दैट इज वाटर, सब ठीक है ना, पानी में फर्टिलाइजेशन होगा। तो एम्फीबियंस आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। और इतना ही नहीं है, और समझिए, एम्फीबियंस सिर्फ पानी पे ही डिपेंडेंट नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, उनके एग्स का डेवलपमेंट भी पानी में होता है। क्यों? क्योंकि एग के अंदर ज्यादा वाटर नहीं होता, ठीक है ना। देखिए, एग के अंदर एमनियन नहीं है, जैसे ह्यूमन एग की अगर हम बात करें, तो आपने एमनियन पढ़ा, जैसे कवरिंग नोन एज एमनियन, उसके अंदर वाटर रहता है खूब खूब सारा, है ना। और लेबर से पहले यही एमनियन रप्चर कर जाता है, बहुत सारा वाटर थ्रू द जेनिटल्स जो है, थ्रू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बाहर आता है, ठीक है ना, जिसको कॉमन लैंग्वेज में ब्रेकिंग ऑफ द वाटर कहते हैं, वाटर ब्रेकिंग कहते हैं। उसके बाद लेबर पेन जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअली वो एमनियन है, और उस एमनियन के अंदर बेबी डेवलप हो रहा है, और उस एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है कि उस फ्लूइड में कुछ एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं। उस सेल्स को एनालाइज करके हम ये बताते हैं कि बेबी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। तो उस एमनियन की बात करें, वो एमनियन एम्फीबियंस के पास नहीं है, अंदर फ्लूइड उनके पास नहीं है। तो थोड़ा भी मॉइस्ट रहने के लिए और सब चीजों के लिए एम्फीबिया का जो एग है उसे पानी में ही रहना है, ठीक है ना। इतना ही नहीं, एम्फीबिया का जो लार्वा है, टाटको लार्वा, वो भी पानी में ही रहता है, ठीक है ना। इसका मतलब एम्फीबियंस लैंड वर्टिब्रेट्स तो हैं, लेकिन पानी पे डिपेंडेंट हैं, बिना पानी के उनकी जिंदगी नहीं चलेगी। इसीलिए एम्फीबियंस आर लैंड वर्टिब्रेट्स, बट नॉट बट नॉट द ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, वो ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? तो ट्रू लैंड वर्टिब्रेट कौन है? ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स वो है जिनको पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो लैंड पे अकेले भी रह सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, रेप्टाइल्स, लिजर्ड है, स्नेक है, इनको पानी की कोई जरूरत नहीं है। इनके एग के अंदर एमनियन होता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है, एग लैंड में डेवलप कर जाता है। कोई लार्वा नहीं होता, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, एग से बाहर आता है इंडिविजुअल, वो भी लैंड पे डेवलप कर जाता है। तो इनको पानी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल इन द डेवलपमेंट। हाँ, पीने के लिए पानी चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, सबको चाहिए, ठीक है ना, है ना। बॉडी 70% वाटर है, टैंक्स की बॉडी भी काफी ज्यादा वाटर है, वाटर के बिना जिंदगी नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट लाइफ साइकिल बताने के लिए पानी एज अ हैबिटेट नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए हम रेप्टाइल्स को लैंड वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। फिर सवाल आता है कि क्या बर्ड्स को पानी चाहिए? नो, बर्ड्स को भी पानी नहीं चाहिए, वो भी बिना पानी के अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। डक्स और को एग्जांपल एक्सेप्शन मान लेते हैं। इन जनरलाइज जो बर्ड्स हैं वो भी ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, बिकॉज दे आल्सो डोंट रिक्वायर वाटर।
ना और कौन है, मैमल्स हैं, तो मैमल्स भी ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल्स को भी पानी नहीं चाहिए, डॉल्फिन और बाकी मैमल्स को छोड़ देते हैं, आप बोलेंगे सर डॉल्फिन भी तो है, व्हेल भी तो है, तो पानी में रहते हैं, ओके दैट दोस आर एक्सेप्शंस इन जनरल, बट अबाउट मैमल्स दे डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर देयर डेवलपमेंट। सो मैमल्स हो गए और रेप्टाइल्स हो गए और बर्ड्स हो गए, ये तीनों जो ग्रुप्स हैं, ये तीनों के तीनों ग्रुप्स को पानी नहीं चाहिए, और ये तीनों ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे पहले कौन आया, यस इन तीनों में सबसे पहले कौन आया है, रेप्टाइल्स आए हैं, इसीलिए मैं रेप्टाइल्स को फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स बोलता हूँ। तो लैंड वर्टिब्रेट्स एम्फिबियंस भी हैं, ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स एम्फिबियंस नहीं है, रेप्टाइल्स हैं, एव्स हैं, मैमल्स हैं, और सब में पहले कौन है, दी रेप्टाइल्स। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही एक छोटी सी लाइन है एनसीईआरटी में, लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा या बहुत ही डीप इसका मीनिंग है, ठीक है ना, ओके okay. इसलिए मैं एनसीईआरटी को बहुत इंपॉर्टेंट बुक बोलता हूँ, बिकॉज बहुत छोटी सी बात बोल देती है, इसके पीछे बहुत गहरा मतलब रहता है, और वो गहरे मतलब हम ही आपको बताएंगे ऑफ कोर्स, और कौन बताए। सो दैट इज द मीनिंग। अच्छा, एमनियन की प्रेजेंस भी पहली बार रेप्टाइल्स में आई है, तो एमनियन रेप्टाइल्स में है, एम्फिबियंस में एमनियन नहीं है, ठीक है ना, तो किसी फ्रॉग का एमनियोसेंटेसिस नहीं हो सकता, रेप्टाइल का हो सकता है, ठीक है। क्या रेप्टाइल का भी लॉजिकली और फिलोसफी मतलब कि हाइपोथेटिकली हो सकता है, एक्चुअली हो सकता है, क्योंकि रेप्टाइल्स के जो एग है वो शेल वाले होते हैं, है ना, तो आप शेल को पंक्चर हो गए, शेल टूट जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, शायद डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो। तो एक्चुअली एमनियोसेंटेसिस मैमल्स का ही होता है, क्योंकि मैमल्स आर विविपारस, ये भी बॉडी के अंदर वर्क कर रहा होता है, आसान होता है एमनियोटिक फ्लूइड लेना, ठीक है ना। तो हाइपोथेटिकली रेप्टाइल्स का एमनियोसेंटेसिस हो सकता है, लेकिन एम्फिबियंस का नहीं हो सकता, क्योंकि है ही एमनियोटिक, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द रेप्टाइल्स। आगे बढ़ते हैं, तो रेप्टाइल्स की स्किन के बारे में बात करते हैं। तो जो स्किन है रेप्टाइल्स की वो ड्राई और एक ग्लैंडुलर है, ड्राई मतलब देखिए रेप्टाइल की स्किन बड़ी ड्राई होती है, ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं कि जैसे एम्फिबियंस की मॉइस्ट होती है ना, काफी मॉइस्ट स्किन स्लाइमी स्किन होती है, और सब स्लाइमी स्किन है, इनकी नहीं, इनकी ड्राई स्किन, ठीक है ना, ड्राई एक ग्लैंडुलर विद एपिडर्मल, अभी एपिडर्मल वर्ड दिखने में तो ऐसे तैसे एपिडर्मल, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है, एपिडर्मल मतलब एपिडर्मिस से डिराइव, ठीक है, एपिडर्मल स्टेज और स्किन which may shed periodically. ओके, तो जो रेप्टाइल्स हैं दे हैव की एपिडर्मिस से डिराइव है स्केल्स, स्केल्स आप जानते हो हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, वो उससे इनकी बॉडी कवर रहती है, और यहाँ स्क्यूट्स, स्क्यूट्स आप समझ लीजिए, स्क्यूट्स एक्चुअली जो ये है ना टॉर्टोइस, टॉर्टोइस के ऊपर ना, लेट्स से टॉर्टोइस है ना, टॉर्टोइस के ऊपर ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना? ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है, कार्टून वगैरह में या एक्चुअली कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह पे, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, दीज दीज आर नॉट स्केल्स, दीज आर एक्चुअली टर्म्ड एज स्क्यूट्स, तो इन्हें हम स्क्यूट्स बोलते हैं। तो जनरलाइज बोला जा रहा है कि इनकी बॉडी पे एपिडर्म मतलब एपिडर्म से डिराइव स्केल्स या स्क्यूट्स रहते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, विच मे शेड पीरियोडिकली, मे शेड का मतलब कि कईयों में ऐसा हो सकता है शेड करेंगे, कईयों में शेड नहीं करेंगे, कईयों में एक साथ शेड करेंगे, जैसे आप स्नेक्स को देखते हैं, तो सारे का सारे जो एपिडर्मिस के जो स्केल्स हैं, जो सारी स्किन है, वो एक साथ शेड कर देता है वो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम एक्डाइसिस। ये पहले बताया था आपको मैंने, एक्डाइसिस जो कॉकरोच भी कर रहा था, ठीक है ना, तो ये जो स्किन को एज अ कास्ट रिमूव करना है, इसको हम एक्डाइसिस बोलते हैं। तो ये अपने स्केल्स को रिमूव कर देते हैं एक साथ, या पैचेस में भी रिमूव कर सकते हैं, तो ये वेरी करेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, स्नेक एक ही साथ रिलीज कर रहे हैं, और इनकी बात करें टॉर्टोइज की, तो स्क्यूट्स थोड़े थोड़े करके रिमूव होते हैं, लेकिन होते हैं, ये दिस इज ट्रू बाय
ट्रू फॉर रेप्टाइल्स कि इनकी स्किन रिमूव होगी, एपिडर्मिस रिमूव होगी और नहीं आएगी। और ये कुछ नया नहीं है, ये सबके साथ होता है, आपके एपिडर्मिस भी रिमूव होती नहीं आती है, ठीक है ना। बस क्योंकि कोई स्केल्स नहीं है तो आप दिखते नहीं है, तो आपकी स्किन के ऊपर टॉप लेयर भी डिग्रेड होती जाती है। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन इज ऑल्सो स्ट्रैटम कॉर्नियम, विच इज अ डेड स्किन, ठीक है ना। वो भी कंटिन्यूसली डेड है, वो पुरानी हटती रहती है, नहीं बनती रहती। सो दैट इज नथिंग न्यू, बस इसमें थोड़ा स्केल्स की फॉर्म में तो नजर आ रहा है, क्लियर, ओनली दैट इज द पॉइंट। तो ड्राई है, ए ग्लैनुलर है, एपिडर्मल है, ये इनके स्किन के बारे में इनके पॉइंट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आप जहां जाए थोड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट से बता दूंगा। अगर बात की जाए इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ है और एनस है, और एक्चुअल में बोला जाए तो क्लोका है। और क्लोका इनके अंदर वही यूरियोजेनाइटल एंड दी एनल ओपनिंग रहती है, जैसे एम्फीबियंस में था क्लोका, सेम इनके पास भी क्या है, क्लोका है, ठीक है। एम्फीबियंस की तरह ही इनके जो दांत हैं, अगर टीथ की बात की जाए तो इनके जो दांत हैं वो होमोडोंट हैं, ठीक है। और होमोडोंट के साथ साथ प्लूरोडोंट है या एक्रोडोंट है, मतलब होमोडोंट मतलब सारे एक जैसे हैं, प्लूरो या एक्रो मतलब जॉ से डायरेक्टली अटैच्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके दांत थीकोडोंट हो, मतलब जैसे मैमल्स के होते हैं ना थीकोडोंट टीथ इनसाइड अ थीका, वैसे दांत आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगे। तो दांत थीकोडोंट नहीं मिलेंगे आपको। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। ओके, तो दांत आपको थीकोडोंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। दांत आपको कैसे मिलेंगे, प्लूरोडोंट या एक्रोडोंट, जो आपको एम्फीबियंस के बारे में बताया था, अगर आपने एम्फीबियंस के बारे में नोट किया है तो आपको पता होगा, ठीक है। और पॉलीफाइडोंट होंगे, मतलब सिंगल सेट में नहीं मल्टीपल सेट में आएंगे दांत। तो दांतों की वही प्रॉपर्टी है जो किसकी है, एम्फीबियंस की है। आगे बात करते हैं। आगे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन, देखिए इनमें ना क्रोकोडाइल एक्सेप्शन। जो क्रोकोडाइल्स है ना, दे बिलोंग टू अ ग्रुप नोन एज थीकोडोंटा। तो क्रोकोडाइल के जो दांत है वो थीकोडोंट है, थीको मतलब उनके दांत गम्स में होते हैं। तो क्रोकोडाइल हैव गम्स एंड द गम्स हैव टीथ। तो क्रोकोडाइल देखो ऐसा हुआ था, ये मेरी बात समझना। लिजर्ड जब आप देखते हो ना इनके एवोल्यूशन के बारे में, तो एवोल्यूशन ऐसे हुआ है, रेप्टाइल से लिजर्ड वाली लाइन जा रही है, लिजर्ड से स्नेक्स और ये सब सब इवॉल्व हुए जितने रेप्टाइल्स, वो मेन लिनेज लिजर्ड जैसी है। अब लिजर्ड से एक लाइन साइड में चली गई, एक साइड में एक लीनियज चलेगी टुवर्ड्स द क्रोकोडाइल, टुवर्ड्स थीकोडोंट्स क्रोकोडाइल्स। अब उसी लाइन से एक और लाइन चलेगी टुवर्ड्स द डायनोसॉर्स, ठीक है, डायनोसॉरस। फिर डायनोसॉरस से ही एक लाइन चलेगी टुवर्ड्स द बर्ड्स। तो ये जितने हैं ना ये भाई बहन, कौन, क्रोकोडाइल, डायनोसॉर्स, बर्ड्स, ये भाई बहन है आपस में, दे आर रिलेटिव्स। क्रोकोडाइल से डायनासोर आए, डायनासोर से बर्ड्स आए, ठीक है ना। तो ये एवोल्यूशनरी लिंक है, मतलब कि बर्ड के ज्यादा क्लोज जो है वो डायनासोर है, ठीक है ना। कोई पूछे ना बर्ड से ज्यादा क्लोज कौन है, तो डायनासोर, ठीक है ना। रेप्टाइल्स कहते हैं ना लिंक बिटवीन, मतलब रेप्टाइल से बर्ड्स आए हैं, तो कौन से रेप्टाइल से, डायनासोर से आए हैं, ठीक है। तो अब बल्कि आप अगर आप ये भी कह सकते हो कि बर्ड्स आर एक्चुअली मॉडर्न डायनासोर्स, ठीक है ना, या वो डायनासोर्स जो एकदम मासूम हो गए और साइज में धीरे धीरे छोटे हो गए और उड़ने लगे हवा में, मतलब एडवांस्ड डायनासोर्स ऐसा बोल सकते हो, कई लोग बोलते नहीं है, ठीक है ना। तो बर्ड्स आर मोर क्लोज टू डायनासोर्स एंड डायनासोर्स दे आर मोर क्लोज टू क्रोकोडाइल्स, ठीक है ना। तो क्रोकोडाइल्स से इवॉल्व हुए डायनासोर्स। तो ये जितने ग्रुप्स हैं, इन तीनों ग्रुप के अंदर दांत कैसे रहेंगे, थीकोडोंट रहेंगे, गम्स में टीथ रहेंगे। डायनासोर के भी थीकोडोंट दांत थे और क्रोकोडाइल के भी थीकोडोंट दांत होते हैं। एंड बर्ड्स के पास है नहीं टीथ, वो आज नहीं है, लेकिन जब बर्ड्स इवॉल्व हुए थे, जब नए नए बर्ड्स आए थे, ओडोंटोग्राथे बोलते थे, एक ग्रुप था ओडोंटोग्राथा, जिसमें जो बर्ड्स थे, मतलब जब बर्ड्स इवॉल्व हुए थे उनके पास दांत थे। आज तो नहीं रहे, आज उनके आप बीक खोलोगे तो दांत नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो लेकिन जब बर्ड्स एक्चुअली में इवॉल्व हुए हैं, नए नए बर्ड्स आए थे, जब शुरू शुरू में आए थे, जब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं,
उनके पास दांत थे, अगेन दे वर थिकोडोंटा ओनली। तो क्रोकोडाइल जो है दैट बिलोंग्स टू ग्रुप थिकोडोंटा, ठीक है ना। तो क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है इस थिकोडोंटा, बाकी थिकोडोंटा नहीं है, बाकी सब जॉ से डायरेक्टली अटैच है, न्यूरोडोंट या तो एफ्रोडोंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ही है ज्यादा। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इनके जो रेप्टाइल्स है ना, इनके भी पेट में गिजार्ड रहता है। कई रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो पूरा पूरा स्वालो कर देते हैं फूड, और फिर पेट में एक स्ट्रक्चर रहता है गिजार्ड, उस गिजार्ड में ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, पत्थर होते हैं और शार्प स्टोन्स होते हैं, हम गैस्ट्रोलिथ बोलते हैं। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, लिथ मतलब रॉक, जैसे लिथोस्फेयर होता है, द लिथोस्फेयर लैंड वाला स्फेयर है ना, ठीक है, और हाइड्रोस्फेयर पानी वाला स्फेयर है ना। तो लिथोस्फेयर, लिथोस मतलब रॉक, तो गैस्ट्रोलिथ मतलब पेट के अंदर रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स जो ग्राइंडिंग में हेल्प करेंगे। ये रेप्टाइल्स की भी प्रॉपर्टी है, डायनासोर्स में भी थे, ये बर्ड्स में भी आए हैं, ठीक है ना प्रॉपर्टी। तो कुछ reptiles have this thing, the gastrolith in their stomach, and they help in grinding of the food। और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गिजार्ड, उनके पास गिजार्ड रहता है, ठीक है, जो कि ग्राइंडिंग में करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा खाना निगल सकता है आराम से, अंदर ग्राइंडिंग वाइंडिंग होती रहेगी। इवन सम डाइजेस्टिव juices आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कैन डाइजेस्ट द फूड, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द डाइजेशन, ठीक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्पायरेशन की। अब रेस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, कोई भी लैंड वर्टिब्रेट होगा ना, कोई भी लैंड वर्टिब्रेट, चाहे वो टूट्रो है या फॉल्स, अगर वो लैंड वर्टिब्रेट है तो उसके पास लंग्स होंगे। जैसे लैंड वर्टिब्रेट में एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स आ गए, चारों में कॉमन क्या है, लंग्स। फ्रॉग के पास भी लंग्स हैं, ठीक है, स्नेक के पास या लिजर्ड्स के पास भी लंग्स हैं, और सबके पास लंग्स ही रहते हैं। इवन अगर मैं टर्टल की बात करूं जो पानी में रह रहा है, या पानी वाले सांप की बात करूं जो पानी में ही रहता है, पानी वाला सांप है तो पानी में रहा है, तो ये भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी लंग्स ही, इनके पास भी लंग्स होते हैं। हाँ, क्योंकि इनको पानी में काफी देर रहना पड़ता है, तो टर्टल क्या करता है ना, टर्टल अपना जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो कर लेता है। देखिए आप, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, बायोलॉजी है, देखिए बायोलॉजी बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बात मामले में, कि देखिए अगर आपको एयर क्यों चाहिए, आपको एयर चाहिए अपने फूड को ऑक्सीडाइज करके, मतलब को एयर की रिक्वायरमेंट कहाँ आती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आती है फूड को ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। अगर अपना आप ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस जो है, फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी पाने वाला प्रोसेस है, अगर आप इसे स्लो कर ले, बहुत ही स्लो कर ले, है ना, तो आपको ऑक्सीजन कम चाहिए होगी। आप खुद देखिए, जब आप भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, या कुछ एक्टिव काम कर रहे होते हैं, तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, आप तेज से सांस लेते हो, हाँ, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है। ये आप एकदम पीस, एकदम शांत, एकदम आराम, एकदम जैसे साधु महात्मा आपसे कहते हैं कि एकदम लो इन मेटाबॉलिज्म रही है, ठीक है ना। तो आपकी सांसें कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती, स्लो स्लो, आपको हल्के हल्के सांस लेनी होगी, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन में आपका काम चल जाता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, है ना, तो आपको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम चाहिए, तो जो टर्टल होता है ना, वो मेटाबॉलिज्म स्लो करके रखता है, ठीक है ना, एकदम स्लो मेटाबॉलिज्म। तो क्या क्या, एक बार लंग्स में सांस भरी, और क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, तो थोड़ी थोड़ी करके वो इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल हो रही है, तो ज्यादा देर के लिए वो गैप्स ले सकता है, तो ज्यादा देर सांस लेने की जरूरत नहीं। प्लस इन एडिशन टू, जो टर्टल्स होते हैं उनका जो क्लोका होता है, ठीक है ना, जो क्लोका है वो काफी थिन है, और उस थिन क्लोका से भी ना पानी से कुछ एक्सचेंज हो रहा है यार, हालांकि वो बहुत कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक ठाक है, थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प दे रहा है, तो आप थोड़ी देर और वाटर में रह सकते हैं, और फिर जब चाहिए ऑक्सीजन हुई, चाहिए हुई, तो आगे थोड़ा ऊपर लैंड पे सांस लेके फिर चले। तो जो एक्वाटिक रेप्टाइल्स भी हैं, ठीक है, वो उनके पास भी लंग्स ही है रेस्पिरेशन के लिए, तो कोई गिल्स नहीं है, ठीक है ना, दे रेस्पायर ओनली एंड ओनली बाय लंग्स ओनली, पल्मोनरी रेस्पिरेशन ये रहेगा रेप्टाइल्स के साथ। तो कंफ्यूज मत होइए कि पानी वाले का चला है कि नो, नथिंग लाइक दैट, एवरीवन रेस्पायर्स बाय लंग्स ओनली, ठीक है। तो ये रेप्टाइल्स का सीन हो गया रेस्पिरेशन के बारे में। आइए नेक्स्ट चलते हैं सर्कुलेशन के बारे में।
अब अगर मैं सर्कुलेशन की बात करूं तो सर्कुलेशन इनका वैसा ही है जैसे एम्फिबियंस का है भाई। वही आरबीसीज, वही बाई कन्वेक्स आरबीसीज, वही न्यूक्लियस है आरबीसी में, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, बाकी सब तो सेम जैसे ह्यूमन जैसा ही है, ठीक है। बस आरबीसी बाई कन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, हार्ट की बात करते हैं। अच्छा, ब्लड रेड होगा बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन। हार्ट की बात करते हैं। हार्ट के बारे में देखिए क्या पता है आपको, एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स दोनों का हार्ट थ्री चैम्बर है, लेकिन फिर भी दोनों के हार्ट में फर्क है। आइए देखते हैं कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, एंट्री साइनस वेनोसिस से, एग्जिट कोरोनरी ट्रंक, सॉरी ट्रंकस आर्टेरियोसिस से, जो आपको एम्फिबियन में बताया सेम वही है। मैं चैम्बर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ओके, देखिए ये डिफरेंस है। अब आप देखिए क्या डिफरेंस है कि इनके पास भी एक ऑरिकल, एक ऑरिकल, एक वेंट्रिकल है जैसे एम्फिबियन, ठीक है। थ्री चैम्बर हार्ट, थ्री चैम्बर हार्ट, और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, दोनों आएंगे, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, और जो जाएगा वो मिक्स टाइप का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कब होता है, जब इस तरफ से आता है ऑक्सीजनेटेड, इस तरफ से ऑक्सीजनेटेड चला जाता है, इस तरफ से आता है डीऑक्सीजनेटेड, इस तरफ से डीऑक्सीजनेटेड चला जाता है, तो मैं बोलता डबल। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, दो जगह से आ रहा है, एक जगह से जा रहा है, दैट इज अ सिंगल, सॉरी दैट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये आपने दिया था, ये आपको बता चुका हूँ। रेप्टाइल्स में क्या है, सेम मैकेनिज्म, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेकिन आप देखिए, और जाएगा कौन सा, जाएगा कौन सा, मिक्स किस्म का जाएगा, सेम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, सेम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये सेप्टा है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। इस सेप्टा की वजह से ऑरिकल्स जो है वो दो चैम्बर में बढ़ गए, तो दो चैम्बर ही हो गए, एक हो गया, टोटल तीन चैम्बर। यहाँ पे भी इंटर ऑरिकुलर सेप्टा है, इससे ऑरिकल्स दो में बढ़े हुए हैं, ठीक है, तो दो चैम्बर ये हो गए। वेंट्रिकल्स में यही डिफरेंस है, वेंट्रिकल्स में आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, छोटा सा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम डेवलप हो रहा है। अब देखिए, क्योंकि ये पूरा नहीं हुआ है, अगर ये पूरा हो जाएगा तो वेंट्रिकल दो हो जाएंगे, तो चार चैम्बर हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि इसमें होता है, जैसे जैसे बर्ड्स और मैमल्स में होता है। मैं बर्ड्स और मैमल्स का डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो बर्ड्स और मैमल्स का हार्ट बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, राइट। तो ये हो गए दो आर्टिकल और ये हो गए दो वेंट्रिकल, देख रहे हैं। इसी को मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया, ठीक है। तो ये जो है, ये हार्ट बन गया किसका, बर्ड्स का एंड मैमल्स का, विद फोर चैम्बर्स। और यहाँ पे क्या है कि इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, ठीक है, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, ठीक। और इधर से डीऑक्सीजनेटेड आया, इधर से डीऑक्सीजनेटेड चला गया, तो एक सर्कुलेशन ये चल रहा है अपना, और एक सर्कुलेशन ये चल रहा है इनका अपना, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, एक यहां से यहाँ, एक यहां से यहाँ, एक यहां से यहाँ, एक यहां से यहाँ। तो एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, दैट इज डबल सर्कुलेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। लेकिन रेप्टाइल्स में ऐसा नहीं है, देयर इज अ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। एम्फिबियंस में ऐसा नहीं है, देयर इज अ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और इवोल्यूशन कैसे, पहले इंट्राऑर्बिटल सेप्टम आया, फिर इंटरवेंट्रिकुलर आधा ही आया है, पूरा नहीं आया है, और फिर बाद में पूरा हो गया। तो दिस इज थ्री चैम्बर, ये अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये भी कैसा है, थ्री चैम्बर्ड, एंड दिस इज फोर चैम्बर्ड हार्ट। क्लियर है, आ रही है। तो यही डिफरेंस है बस कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा है लेकिन पूरा नहीं है, इसकी वजह से इट इज ओनली थ्री चैम्बर्ड हार्ट। लेकिन अगेन क्रोकोडाइल्स अगेन आर एक्सेप्शंस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, घड़ियाल, ये एक ही ग्रुप के बिलोंग करते हैं। अगर मैं क्रोकोडाइल बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब एलिगेटर से भी है, मेरा मतलब घड़ियाल से भी है, ठीक है ना। ये जितने प्रजातियां क्रोकोडाइल्स की सबके साथ है मेरा मतलब। जो क्रोकोडाइल्स है
इनके साथ थोड़ा डिफरेंस है, इनका हार्ट ऐसा है, मतलब दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो क्या होता है, क्रोकोडाइल ऐसा है एक्सेप्शन में, जिनका 4 चैम्बर्ड हार्ट है, वरना रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चैम्बर्ड भी होता है। अच्छा, कुछ बुक्स, क्योंकि ये छोटा सा सेटअप प्रेजेंट है, कुछ बुक्स बोल देती है 3.5 चैम्बर्ड। तो कभी क्वेश्चन आता है ना बाई चांस, हालांकि आना इज इलॉजिकल क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि चैम्बर या तो होगा या तो नहीं होगा, बट बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो पूछ लेता है कि 3.5 चैम्बर्ड हार्ट किसका है, या 3.5 चैम्बर कहाँ है हार्ट, तो फिर आप परेशान मत होइएगा, आप रेप्टाइल्स पे टिक मार सकते हैं। हालांकि 3.5 वर्ड लॉजिकली गलत, ठीक है ना, लेकिन कोई पूछता है 3.5 तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज रेप्टाइल्स। तो आई सपोज आपको सर्कुलेशन तक क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आई एम गोइंग टू इरेज दिस, उसके बाद हम फर्दर फिजियोलॉजी बात करेंगे रेप्टाइल्स की। आई सपोज आपको कोई डाउट नहीं है, क्लियर है आपको सारी बातें। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड है। क्योंकि इनका हार्ट जो है इट इज 3 चैम्बर्ड ओनली, क्योंकि 3 चैम्बर्ड का ही हार्ट है। तो अगेन ये भी एम्फिबियंस और फिशेस के जैसे, दे आर पोइकिलोथर्म्स, मतलब कि दे हैव नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ टेम्परेचर, और एक्टोथर्म्स, मतलब कि बाहर से टेम्परेचर रेगुलेट होता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है तो दे आर हेट्रोथर्म्स। मतलब वही जो टर्म्स एम्फिबियंस के लिए इस्तेमाल की गई थी या फिशेस के लिए इस्तेमाल की गई थी, एक्टोथर्म, हेट्रोथर्म, ठीक है, पोइकिलोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड ब्लडेड, वो टर्म्स भी इसके लिए इस्तेमाल की जाएंगी। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में? इवन क्रोकोडाइल के लिए भी, हालांकि क्रोकोडाइल का चार्ट 4 चैम्बर्ड है, फिर भी हम उसके लिए वो फिर भी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाता, इट इज कोल्ड ब्लडेड ओनली। तो ये फीचर्स कॉमन है सबके लिए, चाहे कोई 3 चैम्बर चाहे 4 चैम्बर हो, रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड, रेप्टाइल्स आर एक्टोथर्म्स, रेप्टाइल्स आर हेटेरोथर्म्स, ठीक है ना। तो वो टर्म जो बताई थी एम्फिबियंस के लिए वो याद रखिएगा, रेप्टाइल्स के लिए भी फॉलो, ठीक है। चलिए एक्सक्रीशन की बात करते हैं। अब रेप्टाइल्स के एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन में रेप्टाइल्स आर यूरिकोटेलिक, ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। एक्चुअली ये जो फीकल मैटर रिलीज करते हैं उसी के अंदर यूरिक एसिड एज अ पेस्ट पाया जाता है, मतलब ये यूरिक एसिड फीकल मैटर के साथ रिमूव होता है, और चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो एक्सक्रीशन में दे आर यूरिकोजेनिक। किडनीज है इनके पास, ऑफकोर्स पेयर ऑफ किडनीज है, और वेल डेवलप्ड किडनीज है, ठीक है ना, और यूरिकोटेनिक ही होते हैं, ठीक है ना, विद हम किडनी को बोलते हैं मेटानेफ्रिक किडनीज। तो वेल डेवलप्ड किडनी है, मेटानेफ्रिक किडनीज है, विद एंड दे आर यूरिकोजेनिक, दैट इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन के बाद नर्वस सिस्टम की बात, तो जैसा कि मैंने एम्फीबियंस के बारे में बताया था कि टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, तो इनका भी टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। लेकिन जो टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर है, ये प्रॉपर्टी जनरल रेप्टाइल्स की। अगर हम स्नेक की बात करें तो जो स्नेक्स हो गए, स्नेक ओनली हैव इंटरनल ईयर्स, and has snakes also have Jacobson's organ. आइए जैकॉब्सन्स ऑर्गन की और इसके इंटरनल ईयर की बात करते हैं। पे अटेंशन, स्नेक्स के पास टिम्पैनम नहीं है, कान का पर्दा नहीं है। फिर मिडल ईयर के जो ईयर ऑसिकल्स है ना, हैमर एनुअल मैलियस, फिंकस एंड स्नेप्स,
वो भी नहीं है किसके पास, स्नेक के पास। तो स्नेक के पास सिर्फ इंटरनल ईयर है। इसका मतलब अ, अगर आप ताली बजाएंगे या एयर में चुटकी बजाएंगे, एयर में कोई भी वाइब्रेशन आएगी ना, वो स्नेक को नहीं पता चलेगी। तो स्नेक्स एयर की वाइब्रेशंस को कैप्चर नहीं कर सकते। क्यों? एयर की वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में कैसे कैप्चर होती है? आपके कान का पर्दा कैप्चर करता है। आपके कान से अंदर एयर वाइब्रेशंस गई और कान के पर्दे से टकराई, और कान का पर्दा वाइब्रेट किया, और फिर मिडल ईयर ऐसे 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 वाइब्रेट किए, फिर वो जाके इनर ईयर के फ्लूइड को उन्होंने रिपल्स जनरेट किए। और इनर ईयर के रिपल्स जो होते हैं फ्लूइड के, एंडोलिम्फ के, उससे आप सुनते हैं एक्चुअल में। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट ये है कि स्नेक के पास कोई कान का पर्दा नहीं है, कोई मिडल ईयर्स नहीं है। तो एयर में कोई भी आवाज आएगी, अब अगर आप स्नेक को हेलो बोलोगे तो आपकी हेलो नहीं सुनेगा वो। हाँ, अगर वो जमीन पे है, आपने पैरों से अगर आहट करी या पैर वाइब्रेट किए, ऑफ कोर्स पैर जमीन पर मारा, तो वो सुन लेगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थ बॉर्न वाइब्रेशंस होंगी वो उसके इंटरनल इंटरनल ईयर के फ्लूइड को हिला देंगी, तो वो सुन लेगा। तो स्नेक हमेशा अर्थ की जो बॉर्न वाइब्रेशंस होती है, वो आपके, अगर वो जमीन पे बैठा है तो आपके पैरों की आहट को सुन लेगा। वो आपकी तालियां, आपकी चुटकी या आपका हाय हेलो बच्चा वो नहीं सुनेगा। ठीक है? तो ये आपको पता होगा कि वो जो सपेरे होते हैं, जो बीन बजा के, है ना, चार्मिंग ऑफ स्नेक जिसको कहते हैं, कि वो सांप डांस करता है बीन के वास्ते। ठीक है ना? तो तो वो सब जो है दैट इज अ मिथ एक्चुअली। वो एक्चुअली द स्नेक इज एक्चुअली फोकसिंग, और वो बीन पे एक्चुअली फोकस कर रहा होता है कि वो कब उस बीन पे अटैक कर सके। तो वो बीन ऐसे ऐसे घूमती रहती है, ऐसे 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 डायरेक्शन में, स्नेक भी ऐसे 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 डायरेक्शन फोकस करने के लिए घूमता रहता है। तो ऐसा लगता है कि ही इज डांसिंग। ठीक है ना? तो ही इज नॉट डांसिंग ऑन द बीन। अगर आप अपने हाथ में अगर कोई स्केल पकड़ लोगे और उसको भी ऐसे 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 हिलाओगे, और बैकग्राउंड में आप हनी सिंह का गाना बजा दोगे, तो उस पर भी डांस करेगा। तो वो बीन पे नहीं, वो उसके मूवमेंट पे डांस कर रहा है। बैकग्राउंड में आप कुछ भी लगा दीजिए, डजंट मैटर। ठीक है? तो so actually, a snake cannot hear any of the vibrations of the air. It can only hear the vibrations in the ground. ठीक है ना? स्नेक्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपने कभी स्नेक्स को देखा हो, ठीक है, कभी कभी वैसे देखा हो, मतलब कि एक्चुअल में तो देखा हो, या जू में देखा हो, या डिस्कवरी पे देखा हो, या टीवी में मोनी राव के टीवी सीरियल में देखा हो, नागिन में देखा हो, कहीं पे भी देखा हो। ठीक है? तो स्नेक के बारे में एक चीज बहुत कॉमन है कि स्नेक tends to take out its tongue very frequently. Snakes और lizards भी और snakes भी दोनों ब्रदर सिस्टर्स ही हैं। ठीक है ना? लिजर्ड के पैर काट दो तो वो स्नेक है। यस, इट्स ट्रू फैक्ट कि लिजर्ड्स विदाउट लिम्स आर एक्चुअली स्नेक्स। ठीक है ना? तो लिजर्ड से ही सब इवॉल्व हुए हैं, लिजर्ड्स से ही ये स्नेक्स आए हैं। ठीक है ना? स्नेक्स आर एक्चुअली लिनिएज फ्रॉम द लिजर्ड्स ओनली। तो लिजर्ड्स बस पैर के साथ है, और स्नेक्स बिना पैर के, ज्यादा फर्क होता नहीं है लिजर्ड और स्नेक में। बस स्नेक्स आर पॉइजनस एंड लिजर्ड्स आर नॉट। और स्नेक्स भी, जो लैंड स्नेक्स है वो उतने पॉइजनस नहीं है, दो चार ही हैं। जैसे बंगारस हो गया या कोबरा हो गया। ठीक है ना? यही सब पॉइजनस है, बाकी तो स्नेक्स लैंड वाले पॉइजनस भी नहीं है। जो मोस्टली पॉइजनस स्नेक है तो जो ज्यादा वाटर वंस। खैर, उस पर नहीं जाते, फिलहाल के बारे में बात करते हैं कि स्नेक और लिजर्ड्स दोनों की खास बात क्या है, कि ये टंग बाहर निकालते रहते हैं। अगर आपने इनकी टंग देखी होगी, इनकी टंग ऐसी होगी, लाइक दिस। लाइक दिस, मतलब इसे बोलते हैं बाइफरकेटेड टंग, बाइरैमस टंग, मतलब कि फॉर्क इज ट्राइरैमस, फॉर्क नहीं है, फॉर्क में से एक पॉइंट निकाल लीजिए, दैट इज बाइरैमस। बाइफरकेटेड टंग रहती है इनकी। तो टंग बाहर निकालते हैं, अंदर लेके जाते हैं, टंग बाहर निकालते हैं, अंदर लेके जाते हैं। तो वो ये टंग बार बार बाहर क्यों निकाल रहे हैं? ये आपको डरा नहीं रहे हैं, ना ही आपको चढ़ा रहे हैं। एक्चुअली ये टंग बाहर निकालते हैं, टंग बाहर गई, और टंग बाहर जितने एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स वगैरह हैं, एटमॉस्फेयर में जो भी केमिकल्स वगैरह हैं, वो सब चिपक जाएंगे टंग के ऊपर। ठीक है? उसके बाद टंग को अंदर ले जाएंगे। टंग को जहां अंदर ले गए ना, मुंह के अंदर ले गए, हाँ मान लो ये मुंह है, अंदर ले गए, ऊपर आके चिपका दी, तो आपकी टंग भी ऊपर ही चिपकती है। ये हमारे रेप्टाइल से ही एवोल्यूशन आया। कभी अपना मुंह बंद करके इमेजिन करना कि आपकी टंग नीचे नहीं होती, आपकी टंग ऊपर चिपकी होती है ना? तो इनकी टंग में ऊपर अंदर जाती है और ऊपर चिपक जाती है। ठीक है ना? अब ऊपर यहाँ पर इस वाले एरिया पे पैलेट के पास देयर इज अ सेंसरी ऑर्गन जिसको हम चेकॉप्सिस ऑर्गन बोलते हैं। अब
टंग अंदर जाके जैकॉब्सन्स ऑर्गन को ये सेंस करवाते हैं, जो भी केमिकल्स इन्होंने बाहर ऑब्जर्व किए वो सारे के सारे ऊपर टंग चिपक गई और उसने बताया ये केमिकल सेंस किए कि ये केमिकल्स एटमॉस्फेयर में बाहर है। तो एक्चुअल में ये जो टंग बाहर जा रही है आ रही है, उससे ये आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर रहा है कि कैसा एनवायरनमेंट है। तो टंग बार बार बाहर निकाल के एक्चुअली दे आर सेंसिंग द एनवायरनमेंट, व्हाट एनवायरनमेंट इज आउटसाइड। ठीक है, so that is about the snakes, the sensory system of the snakes. There are point आ रही बात समझ में, and that is very very important. ठीक है, ओके। तो ये बात हुई स्नेक्स के बारे में, ठीक है, अबाउट द सेंसरी स्ट्रक्चर्स। आगे बढ़ते हैं। सो नर्वस सिस्टम में इतना ही है, याद रखिएगा कि टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, और हाँ इनके पास निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन रहेगा। तो आई में देयर इज निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, थर्ड आईलिड जिसको बोलते हैं। ठीक है, आई सपोज दिस इज वेरी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नर्वस सिस्टम का रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रेप्टाइल्स की रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन रहता है। ये ओविपायरस रहते हैं, few are oviparous, अभी few oviparous में कौन है? वाइपर, जो वाइपर स्नेक है, वाइपरा, ठीक है, that is poisonous snake, and even chameleon, the tree lizard जिसका tree lizard बोलते हैं, which is also known for its camouflage. कैमोफ्लेज मतलब एनवायरनमेंट की तरह ही अपना रंग बदलना, ठीक है ना। तो कैमलियन, द लिजर्ड, ट्रिगर, वाइपर, द स्नेक, ये एग्जांपल थे जो कैसे विपैरस है, मोस्टली ये ओविपैरस होते हैं, एंड एग्स जो इनके होते हैं वो क्लेडॉइड होते हैं। क्लेडॉइड मतलब शेल एनक्लोज होते हैं, शेल में एनक्लोज रहेंगे इनके क्या एग्स, ठीक है ना, विद लॉट्स और लॉट ऑफ योक, योक काफी ज्यादा होता है, तो दे आर मेगालाइथिकल। मेगा मतलब खूब सारा, लाइसाइकल मतलब योग, so there is lots and lots of yolk in the eggs, ठीक है ना, योग काफी सारा होता है, और योग एक एंड पे होता है, तो टीलो लाइसाइकल, टीलो मतलब एंड, एंड अगेन लाइसाइकल मतलब योग, तो एक योग जो रहेगा एक एंड पे रहेगा, ठीक है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कोने पे पड़ा हुआ, ठीक है ना। that kind of eggs are there, so they are mostly viviparous, sorry, mostly oviparous, and there is direct development. There is direct development, कोई भी इसमें लार्वा नहीं होता, there is direct development for reptiles, ठीक है। तो इतना ही है रेप्टाइल्स के बारे में, ठीक है, क्लियर। अच्छा एक चीज और स्नेक्स के बारे में थोड़ा सा एक आध बात बताना चाहूंगा। स्नेक्स में जैसे आप कोबरा की बात करें, जैसे कोबरा की बात करें, अगर आप किसी भी स्नेक की बात करें तो इसके माउथ में ऐसे ना ये रहते हैं, इसको बोलते हैं फैंस। फैंस आर एक्चुअली मैक्सिलरी टीथ, ठीक है, और दे आर एसोसिएटेड विद पॉइजन ग्लैंड। एक्चुअली फैंस क्या होते हैं ना, फैन जैसे बड़े बड़े दो दांत होते हैं, ठीक है, और इसके बैकग्राउंड में यहाँ पे बैक में पीछे क्या रहता है, पॉइजन ग्लैंड रहता है, उसमें पॉइजन बना रहता है, टॉक्सिन रहता है। टॉक्सिन दो तरीके का हो सकता है, एक तो न्यूरोटॉक्सिन जो नर्वस सिस्टम पे काम करेगा, और एक हिमानोटॉक्सिन जो ब्लड टिश्यू पे काम करेगा। तो अलग अलग स्नेक्स के पास अलग अलग किस्म का टॉक्सिन रहता है। जैसे कोबरा हो गया, उसके पास न्यूरोटॉक्सिन है, नर्वस सिस्टम डैमेज करने वाला टॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है।
तो ये जो पॉइजन है ऊपर रहेगा पॉइजन ग्लैंड के अंदर। तो ये क्या करेंगे, अपना मुंह खोलेंगे पूरा, ठीक है, पॉइजन ग्लैंड स्क्वीज करेगा, पॉइजन आएगा और पॉइजन इसके फैंग्स में आ जाएगा, यहाँ पर फैंग्स में ड्रिप करने लगेगा, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे ही ये आपको काटेंगे, जैसे आप किसी को कैसे काटोगे, मुंह पूरा खोलते और काटते हो, तो ये पूरा मुंह खोलते हैं और ऐसे बाइट करते हैं और अपने दोनों फैंग्स पूरे गाड़ देते हैं आपकी स्किन के अंदर और फैंग्स के थ्रू पॉइजन आपके आपके अंदर ब्लड के अंदर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपको कोई बाइट होगी, स्नेक ने मान लो बाइट किया है, तो आपके हमेशा आपके स्नेक की बाइट को ऑब्जर्व किया जाएगा कि बाइट कैसी है। दो तरीके की बाइट होगी। अगर बाइट एकदम ऐसी सी है नॉर्मल, कि बहुत सारे दांत, देखिए ये तो स्नेक के दो दांत है जो पहने पहने बाहर आ रहे हैं, इसके अलावा और भी दांत होते हैं, तो या तो बाइट ऐसी होगी, ऐसे दांत बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है। अगर दांत ऐसे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल सांप ने आपको काटा है, जिसके अंदर जहर नहीं था या जिसके पास फैंग्स नहीं थे। हाँ, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का ये निशान बना है, दो बड़े निशान बने हैं और बाकी छोटे निशान बने हैं, तो वो जो दो बड़े निशान बने हैं ये वाले, ये दो बड़े निशान एक्चुअली इस फैंग के बने हैं। और अगर ऐसा निशान बना है काटने के बाद, ये दो बड़े निशान बने हुए हैं और बाकी छोटे छोटे, तो इसका मतलब आपको पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया है, ठीक है ना। तो जिसके पास क्या आते हैं, फैंग्स थे। तो हर स्नेक पॉइजनस नहीं होता, हर एक के पास फैंग्स नहीं होते। मोस्टली ये सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइजन स्नेक में मिलेंगे, जो कि ज्यादातर वाटर स्नेक्स है। लैंड स्नेक उतने पॉइजनस नहीं है। लैंड स्नेक जो पॉइजनस है वो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, कोबरा है, बंगारस है, वाइपर है, यही दो चार स्नेक्स के हैं जो लैंड वाले हैं पॉइजनस है। नॉर्मली लैंड स्नेक पॉइजनस नहीं होते, बाकी प्रजातियां लैंड स्नेक की पॉइजनस नहीं है, ठीक है ना। वाटर स्नेक्स, वेराज वाटर स्नेक्स सर हाईली पॉइजनस, जितना कलरफुल सांप होगा उतना पॉइजनस होता है, ऐसा हम रिलेट करते हैं, ठीक है। और भी तरीके हैं जानने के कि पॉजिटिव पॉइजनस है नहीं है, खैर वो सब चीजों में नहीं जाएंगे, वो सब डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना था मैंने आपको बता दिया कि दैट इज ऑल ऑन द पॉइजन ऑफ द स्नेक्स। अच्छा, एग्जांपल्स जो है वो आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। लिजर्ड है उसमें, द गार्डन लिजर्ड है, द कैलॉट्स, द ट्री लिजर्ड है, कैमलियन, और एक लिजर्ड वो है जो नॉर्मल घर में पाई जाती है, द हेमिडेक्टाइलस, द हाउस लिजर्ड। फिर टॉर्टोइज है, टर्टल है। टॉर्टोइज टर्टल में कैसे फर्क करेंगे, जिसके पास पैड्स हैं स्विमिंग के लिए, मतलब जिनके पैर ऐसे हैं लाइक दिस, वो टर्टल है। और जिनके पैर के पास ऐसे लिम्स हैं वो टॉर्टोइज है। तो ये पैर टॉर्टोइज का, ये पैर टर्टल का। टर्टल को स्विम करना है तो उसके पैर ऐसे, पैरेट फीट है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस, देख के पता जाएगा, ठीक है। और फिर क्रोकोडाइल है इसके अंदर, है ना। एग्जाम्पल्स आपको पता ही है कौन आते हैं रेप्टाइल्स के अंदर। तो दैट इज ऑल अबाउट रेप्टाइल्स। को डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। और नहीं है तो फिर हम आई सपोज दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। और टाइम हमारा काफी ज्यादा हमारा एक्स्ट्रा हो गया आज की क्लास का। तो इतना ही है आज की क्लास में। अगली बार हम एक दो नामों करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, else that is all about today's class. अच्छा, आपके आर्थर बोटा तक की डीपीपीस मैंने अपलोड करा दी है, उसको वहां तक कर लीजिएगा। और फिर अभी आज या कल में मैं आपकी बाकी पूरी की पूरी एनिमल किंगडम की बची हुई डीपीपीस भी अपलोड करा दूंगा। तो do practice it, DPP's questions from there, and prepare yourself for this phase test. Any doubts? No. चलिए फिर कोई डाउट नहीं है तो we'll see you in the next class. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.